दोस्तों, आज के कैमन प्लस के क्वेश्चंस इस तरीके से रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रॉड्स। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बाइड या फिर मेटल बोराइड। इसका आंसर रहेगा मेटल बोराइड। ठीक है। एक्चुअली जो बोरॉन का जो आइसोटोप है ना B10, इसकी हाई एबिलिटी होती है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। कौन सा बोरॉन, मेटल बोराइड में कौन सा आइसोटोप ऑफ बोरॉन B10 हैज़ हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, और दैट्स वाई इट इज़ यूज एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोल रॉड्स। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ कोरामाइन एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। कोरामाइन एक्चुअली एक ड्रग होती है जो आजकल इसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है। इसको आजकल निकेथेमाइड कहते हैं, निकेथेमाइड। तो ये जो होता है ना, ये एक तरह की पिरिडीन ड्रग होती है, पिरिडीन ड्रग होती है। और ये इसको यूज़ कम से कम किया जाता है क्योंकि इसका टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये जो एथलेटिक्स होते हैं ना, एथलीट्स होते हैं जो, उनको भी ये मना किया गया है, इसको लेने के लिए मना किया जाता है इसको लेने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, साइकिल है, और जो हमारा थ्रॉट का प्रॉब्लम है उसको ये इंक्रीज करता है। ठीक है। कोरामाइन पिरिडीन ड्रग है, मतलब व्हाट इज अ कोरामाइन, इट इज अ पिरिडीन ड्रग। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड केसीएन हैव। केसीएन के पास किस टाइप के बॉन्ड है, ये तो हमें लिख कर ही पता चलेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है K-C ट्रिपल बॉन्ड N, केसीएन। ठीक है। तो इसमें देखिए, आप आयनिक बॉन्ड भी दे सकते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी दे सकते हैं। 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, तो तीनों टाइप के आपको इसमें दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड भी, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड भी, हर तरह के कोवेलेंट बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं। तो कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दी केसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सिलिकॉन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। सिलिकॉन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज इट हैज़ वेकेंट 3D ऑर्बिटल। ठीक है। इसके पास जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो वेकेंट होता है, तो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर लेता है और कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, जबकि बोरॉन ऐसा नहीं कर पाता है। बोरॉन इसी की फैमिली का है, वो नहीं कर पाता। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड। इसको थोड़ा सा सोचिए कि लिक्विड्स में अगर किसी गैस की सॉलिबिलिटी, जैसे हम कहते हैं ना पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है थोड़ी बहुत, तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोचिए, तो इस तरीके से इमेजिन करिए कि पानी को उबाल रहे हैं आप। तो पानी को उबाल रहे हैं तो उसमें गैस कम होगी या ज़्यादा, जो डिजॉल्व गैस थी वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब पानी बॉईल होता है तो उससे बबल्स आते हैं। बबल्स क्यों आते हैं, हम ये तो बोल देते हैं कि ये पानी बॉईल हो चुका है, लेकिन क्यों, क्या हो रहा है उस समय। वो जो बबल्स आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली उसमें से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, बाहर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। कभी भी लिक्विड्स में अगर बबल आ रहे हैं तो समझ जाइए कोई ना कोई गैस निकल रही है बाहर, तो उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर आ रही है, और वो गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा गैस बाहर आने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, गैस कम हो रही है। तो उस लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कीजिए आप। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड्स। तो लिक्विड में गैसेस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है। ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। वाटर का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, समझ में ना आए एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए कैटलिस्ट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम को कोई भी क्या नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर कम ज़्यादा ही इक्विलिब्रियम को कर सकता है, उसके अलावा आप प्रेशर बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, और कैटलिस्ट डालिए ना डालिए, सब इक्वली बढ़ाइए कम करिए, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज। स्टैंडर्ड्स एलिमेंट्स की एंथैल्पी क्या होगी भाई, एलिमेंट्स पर, ये तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, इनमें तो ना हीट बन रही है ना हीट खत्म हो रही है, तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, तो इनके लिए हम हीट क्या कहेंगे, ज़ीरो। एंथैल्पी क्या होगी इसके लिए, ज़ीरो। और एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। एंथैल्पी होती है, एच जो होता है वो टोटल इंटरनल एनर्जी जो भी सिस्टम की है, प्लस उसके प्रेशर और वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। ठीक है, उसके इन दोनों के सम के बराबर एंथैल्पी होती है। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एलिमेंटल स्टेट मतलब नेचुरली अकरिंग होता है, इसलिए उसमें कोई हीट ले ना दी जाती है ना ली जाती है, वो नेचुरली है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 हो जाएगा उसका आंसर। द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी मैंने आपको बताया था रैंडमनेस होती है। तो द एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल या फिर साइक्लिक। क्या होगा? तो ये एंट्रोपी चेंज जो होती है ना, ये इरिवर्सिबल के लिए ही क्या होती है? इंक्रीज होती है। इरिवर्सिबल कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दो टाइप की रिएक्शंस होती है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो वापस नहीं आती हैं, जो एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? तो इसका 8th का आंसर क्या रहेगा? सेकंड, इरिवर्सिबल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी व्हेन आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम? ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा गया है। सेकंड है कि जिप्स फ्री एनर्जी एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन उनके पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी व्हेन आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। सेकंड है जिप्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है? जिप्स फ्री एनर्जी तो होती है एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम चाहे किसी का भी हो, अगर उस समय आपसे डेल्टा जी की वैल्यू पूछ दी है ना, जिप्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पूछ दी है ना, तो वो 0 रहेगी, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है इसका? 0। What do you mean by the degree of polymerization? The polymerization, degree of polymerization, देखिए क्या होता है? The number of repeating units of monomers. आपको पता है कि पॉलीमर कैसे बनते हैं? by combining many units of monomers, है ना। तो यही जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं मोनोमर्स के, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द बेंजीन, चलिए करके देखते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो देखिए इसमें 1 2 3, अगर यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की मेंशन करें तो सिग्मा बॉन्ड, हम पाई बॉन्ड तो 3 दिख रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा। तो 12 और 3 ऑप्शन का है, फर्स्ट वाला ही है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा 12 एंड 3। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कल के लिए फिर मैं कुछ ढूंढ के आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो पूछे गए हैं, जिनको पूछने जाने की क्या है आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।